हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धांत अपने इस थर्ड वीडियो के साथ में आप एक चीज का ध्यान रखना बेटा, अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो उनको देख के आना, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। ये हमारी बुक NCERT क्लास 10th हिस्ट्री नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, बट ये बुक का पार्ट 2 है, इसका वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पर जो चीज समझाई भी है वो थोड़ी बहुत है ना सोशल फिलोसॉफिकल है। क्या होता है, दुनिया की किसी भी देश की सोसाइटी में रिवोल्ट ऑल ऑफ सडन नहीं हो जाता कि हम भारत के लोग आज यहाँ रह रहे हैं और अचानक से रिवोल्ट कर दे ना। रिवोल्ट करने के पीछे एक लॉन्ग ड्रॉन चेन होती है ना, और आंदोलन किसी ना किसी बड़े कारणों के कारण किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर उन सारे कारणों को इस वीडियो में समझेंगे जिसके चलते यूरोप में नेशनलिज्म यानी राष्ट्र प्रेम की भावना का उदय हुआ। तो देखो 18वीं शताब्दी यानी कि मिड 18th सेंचुरी के अंदर मिड 18th सेंचुरी के अंदर यूरोप में किसी भी तरह की नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। ठीक है, मिड 18th सेंचुरी नो नेशन स्टेट यानी 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप के लोगों को इस चीज की कोई ज्यादा चिंता नहीं थी कि उनका कोई देश है या नहीं है, बट हाँ धीरे धीरे भावनाओं का जन्म हो रहा था। पहले ही मैं आपको कह चुका हूं, देश तो थे नहीं, एम्पायर्स थे, साम्राज्य। अब यार एक राजा के कंट्रोल में जब मैं रहता हूं तो मेरे सारे पावर्स, मेरे सारे राइट्स, ड्यूटीज, टैक्स उस राजा के हिसाब से होता है। अब कल को मान लो वो राजा बदल गया तो दूसरा राजा आके अपनी जबरदस्ती मेरे पे चलाएगा ना, तो मैं बस इसी चीज से थक चुका हूं। और या मैं कौन हूं? यूरोप। समझ में आ गया? मैं यानी यूरोप। अब यूरोप के लोग कहीं ना कहीं चाहने लगे कि काश उनके खुद के नेशन स्टेट होते, बट नेशन स्टेट की फीलिंग एकदम से तो उनके मन में नहीं आई ना, धीरे धीरे इट वॉज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा? इस प्रोसेस की शुरुआत होती है सबसे पहले नो नेशन स्टेट, यानी अभी तक तो उनके मन में नहीं है कोई फीलिंग नहीं है ना। पूरा का पूरा यूरोप देखो किस में डिवाइड है। मैं अभी हट जाऊंगा यहाँ से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि ये पूरा एक नोट्स की तरह आपके काम आएगा। ठीक है, यूरोप के अंदर क्या नहीं था, पूरा कोई देश वेश। एक्चुअली यूरोप किसमें डिवाइड था? किंगडम्स में। किसमें डिवाइड था? किंगडम्स यानी साम्राज्यों में। और पता है दोस्तों आपको, इन साम्राज्यों के अंदर रहने वाली जनता का आपस में एक दूसरे से कोई ज्यादा भी रिलेशन नहीं था। ठीक है, ये लोग कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं बोलते थे, इनकी कोई कॉमन कल्चर नहीं थी। डिफरेंट एरियाज में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। देखो, नो कॉमन लैंग्वेज, नो कॉमन कल्चर, और ना ही कोई क्या थी बेटा इन लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब यार बच्चों, जब तक लोगों की कल्चर कॉमन नहीं हो, जब तक लोगों की भाषा कॉमन नहीं हो, तब तक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं आएगी। कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हम सब एक हैं। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी तब तक तो नेशन नहीं बन सकता ना। अर्नेस्ट रेनन ने क्या कहा था? देश केवल जमीन से नहीं बनता कि हमारा भारत एक जमीन का टुकड़ा है और इसके ऊपर एक सरकार है, इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या इससे देश बन गया? नहीं। अर्नेस्ट रेनन कह रहा था ना, देश तभी बनता है जबकि उसके अंदर रहने वाले लोगों में एक साथ रहने की भावना हो। तो यार दोस्तों, जमीन के टुकड़े को देश में कौन कन्वर्ट करता है? देश प्रेम। हम कहने लगते हैं कि ये जमीन हमारी और हमें इससे बहुत प्यार है। तो मिड 18th सेंचुरी तक यूरोप के लोगों में ऐसी कोई फीलिंग तो थी नहीं, ना कोई नेशन स्टेट था, ना भी कोई कॉमन कल्चर थी, ना कोई लैंग्वेज, ना कॉमन आइडेंटिटी। बस धीरे धीरे यूरोप आगे बढ़ रहा था। अब इसके बाद आपकी बुक में जो नेक्स्ट हेडिंग दी हुई है ना बेटा, वो दी हुई है एरिस्टोक्रेसी की। अब यार मैं आपको यहाँ एक बड़ा शानदार सा सोशल डिवीजन समझाता हूँ। देखो, समाज में यूजुअली दो तरह के लोग होते हैं, या तो बहुत अमीर या बहुत गरीब। बस यूरोप में 18th सेंचुरी में केवल दो ही लोग रहा करते थे, अल्ट्रा रिच जिन्हें एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था, या बिल्कुल पुअर। ठीक है, अब हुआ क्या,
17-18 सेंचुरी पूरे के पूरे यूरोपियन हिस्ट्री के लिए एक बड़ा चेंज लेके आई। 17वीं 18वीं शताब्दी में वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति हो गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सारी चीजें किससे बनाई जाने लगी? मशीनों से। मशीनों को चलाने के लिए कौन चाहिए होती है? लेबर। और लेबर को हर महीने के एंड में क्या मिलती है? सैलरी। यानी जिस यूरोप में अभी तक समाज में दो सेक्शन थे, एरिस्टोक्रेट्स या लोअर क्लास, अब यहाँ तीसरे सेक्शन का जन्म होगा जो क्या कहलाएगा? जी हाँ, आप ही की तरह मेरी तरह मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में बेटा वो लोग आते हैं जो ना तो बहुत अमीर हैं और ना ही बहुत ज्यादा क्या है? गरीब है। बस किसी तरीके से अपना जुगाड़ जंतर कर लेते हैं, 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ हो जाता है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? मिडिल क्लास। देखो लोअर के पास तो कुछ भी नहीं है, जो रिच है एरिस्टोक्रेट्स उनके पास सब कुछ है। और पता है ये मिडिल क्लास लोग वो लोग थे जो एरिस्टोक्रेट्स की फैक्ट्रियों में, इनके खेतों में दिन रात काम करते थे, मेहनत करते थे। इन्हीं की मेहनत से बहुत सारा प्रोडक्शन होता था जिसे फिर एरिस्टोक्रेसी उठाकर कहाँ बेचती थी? दुनिया के अलग अलग देशों में। तो हुआ क्या? 17th सेंचुरी किस चीज का विटनेस है? 17th सेंचुरी विटनेस है IR यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और औद्योगिक क्रांति ने क्या किया? मिडिल क्लास को जन्म दे दिया। तो अब यूरोपियन समाज में 3 लोग हो गए। कौन कौन 3 लोग हो गए? लोअर क्लास, मिडिल क्लास और एरिस्टोक्रेट्स। ध्यान से सुनना, एरिस्टोक्रेट्स हाई क्लास ऑफ सोसाइटी था जो हमेशा से राजा महाराजाओं का फेवरेट था। तो राजा महाराजा और एरिस्टोक्रेट्स ये चाहते थे कि यूरोप में क्या बनी रहे? मोनार्की। यूरोप हमेशा किसके कंट्रोल में रहे? ऑटोक्रेसी के। यूरोप में हमेशा क्या अप्लाई नहीं हो? डेमोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेट्स और रूलर्स एक साथ थे। रह कौन गए? मिडिल क्लास और लोअर क्लास। मिडिल क्लास और लोअर क्लास अपने लिए एक ऐसा देश चाहते थे बेटा जहां पर इनके पास खुद के राइट्स हो, रिप्रेजेंटेटिव्स हो, पार्लियामेंट हो। बस यहीं से एक चीज का जन्म होगा और वो क्या कहलाएगा? लिबरल नेशनलिज्म। तो आप जल्दी से अपनी बुक खोलो, देखो बुक के ऊपर ही ऊपर क्या लिखा है? मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कह रहा है कि यूरोप के लोगों में कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। ठीक है, कहीं पर अलग लैंग्वेज, कहीं पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती थी तो कहीं गैलिलिक लैंग्वेज बोली जाती थी, कहीं पर अलग भाषा, कहीं पर अलग भाषा। तो यूरोप में ना कोई कॉमन कल्चर थी, ना कोई कॉमन भाषा थी, ना कुछ था। लेकिन अचानक से वहां किसका जन्म होने लगा? मिडिल क्लास का। किसके कारण? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास मिलकर के एक ऐसा सेक्शन बन जाएगा जो फ्रांस और बचे हुए यूरोप के लिए क्या मांगेगा? आजादी। इसीलिए इसके अगले पैराग्राफ में भाई लोगों ने क्या समझाया हुआ है? लिबरल नेशनलिज्म। तो अब मैं चलता हूं किस टॉपिक के ऊपर? देखो मैंने आपको क्या समझाया? एरिस्टोक्रेसी और लोअर क्लास के बीच में ये कौन आ गया? यहाँ पे हमारा मिडिल क्लास। क्यों आया ये मिडिल क्लास? ये समझ में आ गया? ये मिडिल क्लास आया किसके कारण? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक नई क्लास को जन्म दे दिया जिसे मिडिल क्लास कहते थे। मिडिल क्लास ने उठा लिया झंडा किसका? आजादी का। मिडिल क्लास कहने लगा हमें हमारा देश चाहिए। और आगे जाकर के जितने भी चेंजेस यहाँ यूरोप में होने वाले हैं उनको लीड करने वाला ग्रुप कौन कहलाएगा? मिडिल क्लास। हम देखेंगे कि जर्मनी बनाने के पीछे भी कौन था? मिडिल क्लास। इटली बनाने के पीछे कौन था? मिडिल क्लास। तो ये मिडिल क्लास लोग कहां से आ रहे हैं? सैलरीड हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने किसको पैदा कर दिया? मिडिल क्लास को। ठीक है, समझ गए? अब मिडिल क्लास के साथ क्या सीन था कि मिडिल क्लास बिलीव करता था लिबर्टी में। और लिबर्टी शब्द का मतलब होता है बच्चों क्या? यस, सही समझे, फ्री, या फिर क्या बोल दूं? फ्रीडम, आजाद, स्वतंत्र। तो मिडिल क्लास किसके लिए डिमांड करने लगा? लिबरल नेशनलिज्म। देखो बेटा, लिबरल नेशनलिज्म का मीनिंग 2 सेंस में है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में लिबर्टी अलग होती है, इकोनॉमिक्स में अलग। पॉलिटिकल साइंस में लिबर्टी का क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल साइंस में लिबर्टी का मतलब होता है राइट टू वोट, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, पार्लियामेंट, राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अपने लोगों को चुनाव में जीतने की भावना, या फिर एक ऐसी सोसाइटी बनाना जिसमें जनता खुद अपना इलेक्शन करवा सके। सो ये सारी चीजें पॉलिटिकल सेंस में थी। हाँ, इक्वालिटी। पता है एक डिस्क्रिमिनेशन और था यूरोप में, राइट टू वोट भी यार केवल उसको मिला हुआ था जिसके पास प्रॉपर्टी थी। अब खुद सोचो, प्रॉपर्टी हैविंग मैन हैज
राइट टू वोट, एंड दोज हु डोंट हैव प्रॉपर्टी उनको कोई राइट टू वोट नहीं था। तो यार ये अनजस्ट था ना, इक्वालिटी नहीं थी। इसलिए पॉलिटिकल सेंस में क्या मतलब होगा, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इसके अलावा राइट टू वोट, जस्टिस, पार्लियामेंट, इलेक्शन, डेमोक्रेसी, ये सब किधर क्या, पॉलिटिकल लिबरलिज्म कहलाएगा। समझ गए ना मेरी बात। और फिर उसके बाद किसकी बात करेंगे, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। अब इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब होता है वन देश वन टैक्स, एक देश एक टैक्स, है ना। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे आरबी की बुक में दिया हुआ है कि एक बंदा यूरोप के एक शहर हैम्बर्ग से रवाना होता है दूसरी जगह जाने के लिए, और वहां जाते जाते वो 11 तरह के टैक्स दे देता है। सोचो एक कंट्री में 11 तरह के टैक्स, अगर हर बार उसके ऊपर 5% का भी टैक्स लगाया जाता है, और कितनी बार टैक्स वसूल कर लिया जाता है, 11 बार टैक्स वसूल कर लिया जाता है, तो अब अंदाजा लगाओ 55% टैक्सेशन हो गया यार। इसका मतलब यूरोप जो था वो छोटे छोटे पार्ट्स में तो डिवाइड ही था, वहां पे अलग अलग जगह लोगों को पे टैक्स लगाते थे, मेजरमेंट यूनिट्स डिफरेंट होती थी, ठीक है, वेट अलग होता था यार। इतना डिस्क्रिमिनेशन था कि जो ट्रेडर्स और बिजनेसमैन होते थे ना, वो शांति से बिजनेस भी नहीं कर पाते थे, अपना धंधा भी नहीं चला पाते थे। तो इन सब परिस्थितियों ने यूरोप के लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक चीज भर दी कि अगर उनका खुद का देश होता ना, तो उनको इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती, यानी टैक्सेशन लो होता, ट्रेड करने बिजनेस करने की आजादी होती, कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह जाने की आजादी होती है ना। बट वो सब नहीं था, इसलिए दे डिमांडेड कि काश हमारा खुद का देश हो। पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए उन लोगों ने डिमांड की। और पता है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लिबरलिज्म का सीधा रिलेशन किसके साथ था, मिडिल क्लास के साथ। नाउ मिडिल क्लास का जन्म क्यों हुआ, यस आईआर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने फ्रांस की सोसाइटी को, ठीक है, सॉरी कोई बात नहीं, बट वीडियो के स्टार्टिंग में आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिल जाएगा, यहां से तो मैं इसको आगे वाले पेज पे लेके जा रहा हूं, है ना, क्यों कि कुछ चीज आपको समझानी जरूरी है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, सोसाइटी के दो ही पार्ट है, कौन एरिस्टोक्रेट्स और दूसरा कौन, लोअर क्लास। यार ये तीसरा जो आया ना यहाँ पे मिडिल क्लास, एक्चुअली दिस वाज द लीडर ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो नेशनलिज्म की फीलिंग कहां से जन्म ले रही थी, सारी की सारी मिडिल क्लास से ले रही थी ना। आगे आपको बात समझ में, तो मिडिल क्लास लोगों ने इसको लीड किया। जब मिडिल क्लास लोगों ने बेटा इसको लीड किया ना, तब जाकर इन लोगों के मन में किसका जन्म होने लगा, कलेक्टिव आइडेंटिटी। और कलेक्टिव आइडेंटिटी का एक रीजन क्या था, कॉमन कल्चर। तो चाहे हम यहाँ से इसको पढ़ ले, चाहे हम वहां से इसको पढ़ ले, घूम फिर के वही आना है। नट शेल में सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है, क्या कि पहले कोई कॉमन कल्चर आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब मिडिल क्लास का जन्म होने लगा तो मिडिल क्लास ने उन सारी चीजों को बढ़ावा दिया, और इसी मिडिल क्लास ने आगे लिबरल नेशनलिज्म को। लिबरल नेशनलिज्म एग्जाम में अलग से क्वेश्चन बन के आता है, जिसके दो एस्पेक्ट होंगे। कौन कौन से दो एस्पेक्ट होंगे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, किसी तरह का डाउट रहे तो यू कैन आस्क। और जो भी मेरे वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं वो मुझसे जो चाहे आप बच्चों क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको उनका मैक्सिमम हद तक रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसमें मैं आपको कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 समझाऊंगा, ट्रीटी ऑफ वियना, और आगे की बातें हम वहां डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।